जो सी पॉइंट है यहाँ पर जो स्लोप होगा उसकी वैल्यू कुछ और होगी। अगर आप फिर स्लोप ई पॉइंट पे निकालते हो तो उसकी वैल्यू कुछ और आएगी, क्योंकि यहाँ पर जो चेंज हो रहा है उस चेंज से डिफरेंट है ई का चेंज। इस तरीके से स्लोप ऑफ कर्व आपसे जिस पर्टिकुलर पॉइंट का पूछा जाता है आप उसको उसी पर्टिकुलर पॉइंट का निकाल के दोगे। Now what we will discuss is the distinct situations in elasticity of demand. This is the most important point in elasticity. इसको हम kinds of elasticity में भी consider करते हैं और conditions और situations भी बोलते हैं। आपकी बुक में 3 situations given है। किसी के पास अगर नई वाली बुक अवेलेबल है तो जरा चेक करके बताइए मुझे कि उसमें कितनी सिचुएशन गिवन है, 3 या 5? चेक इट फास्ट। मैम 3। मैम 3 कंडीशन ही गिवन है। ओके, तो फिर हम 3 कंडीशन ही पढ़ेंगे। एक्चुअली वैसे इसमें जो होती है वो 5 कंडीशन होती है इलास्टिसिटी में, पर शायद इसमें 11th के सिलेबस में 3 ही है तो हम 3 ही कंसीडर करेंगे। गॉट इट? चलिए इसको मैं थोड़ा सा पेपर पे समझाऊंगी ताकि आपको ज्यादा इजीली क्लियर हो जाए। हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग ये पढ़ा था कि हमारे प्राइस के चेंज होने की वजह से हमारे क्वांटिटी डिमांडेड में कितना फर्क पड़ता है उसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट? कितना रिस्पॉन्सिवनेसली चेंज आता है। लेकिन इसमें अब एक और चीज होती है कि कभी कभी ये कंडीशन होती है कि प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज आया लेकिन डिमांड पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, मतलब मैं आपको अलग अलग कंडीशन बताती हूँ। एक कंडीशन होती है कि प्राइस तो इंक्रीज हुआ बहुत ज्यादा लेकिन डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा कौन से प्रोडक्ट के केस में हो सकता है? जिन्होंने 5th चैप्टर पढ़ा था वो मुझे बताएंगे। ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका प्राइस चाहे कितना भी बढ़ जाए लेकिन उनके डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ता? What are those products? Griffin Goods. Very good. What are the Giffen goods? Who answered this? Ashika, you answered this question. Ma'am Harshita. Harshita. Okay. Harshita, what are Giffen goods, beta? मैम जिन पे लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगता है, जिनकी प्राइस जितनी भी हाई हो जाए, जैसे सॉल्ट प्राइस जितनी For भी हाई हो example, जाए yes, लेकिन डिमांड नहीं बढ़ती। exactly. अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सॉल्ट सस्ता हो जाए तो आप ज्यादा सॉल्ट खाना स्टार्ट कर दोगे? इट इज नॉट पॉसिबल ना। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि सॉल्ट ज्यादा महंगा हो जाए तो आप कम सॉल्ट खाओगे। ये एक ऐसा प्रोडक्ट हुआ जिसपे प्राइस का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। प्राइस कितना भी बढ़ जाए लेकिन डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक कंडीशन होती है जब प्राइस पे बिल्कुल चेंज नहीं आता लेकिन डिमांड में बहुत ज्यादा अप एंड डाउन आ जाता है। मतलब कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी होते हैं कि प्राइस पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ लेकिन डिमांड चेंज हो गई। वो कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं? जैसे जो प्रोडक्ट्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के लिए चेंज होता है। आज से मैं बहुत टाइम पहले की बात करूं तो जो पहले फैशन था डेनिम्स का, ठीक है, वैसे आज डेनिम्स आज भी यूज होता है, ऐसा नहीं है डेनिम्स आज यूज नहीं होता, लेकिन बीच में डेनिम्स का बहुत बहुत ज्यादा क्रेज आया था। तो उस टाइम तो डेनिम बहुत बिका, लेकिन अभी डेनिम के प्राइस में कोई चेंज नहीं आया। जिस प्राइस पे डेनिम पहले बिकता था उसी प्राइस पे आज भी है, लेकिन उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली कम या ज्यादा हो गई। क्यों? क्योंकि फैशन चेंज हुआ, ट्रेंड चेंज हुआ, लोगों का टेस्ट चेंज हुआ, प्रेफरेंसेस चेंज हुई। ठीक है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि प्राइस में कोई चेंज नहीं आया लेकिन डिमांड में चेंज आया। राइट तो एक कंडीशन थी जब प्राइस में चेंज आया लेकिन डिमांड में चेंज नहीं आया। एक कंडीशन थी जब प्राइस में चेंज नहीं आया और डिमांड में चेंज आया। एक कंडीशन, वैसे मैंने बताया ना आपके सिलेबस में 3 है लेकिन मैं 5 आपको एक ओवरव्यू जरूर देकर चलूंगी। एक कंडीशन ये होती है कि प्राइस में ज्यादा चेंज आया लेकिन डिमांड में थोड़ा सा चेंज आया। डिमांड गिरी प्राइस के बढ़ने से लेकिन बहुत ज्यादा नहीं गिरी। एक कंडीशन इसकी वाइसा वर्सा कंडीशन हो सकती है। वो वाइसा वर्सा कंडीशन क्या हो सकती है कि प्राइस में थोड़ा सा चेंज आया लेकिन डिमांड में बहुत चेंज आ गया। आप अपनी डाउट चेंज आएगा। ठीक है, तो 4 कंडीशन समझ में आई। प्राइस में चेंज, डिमांड में नो चेंज, प्राइस में नो चेंज, डिमांड में चेंज, प्राइस में ज्यादा चेंज लेकिन डिमांड में कम चेंज, प्राइस में कम चेंज लेकिन डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज।
एक कंडीशन लास्ट में ये हो सकती है कि जितना चेंज प्राइस में आया उतना ही चेंज डिमांड। ये दोनों एरो सेम साइज के हैं, तो ये डिनोट कर रहे हैं कि जितना डिफरेंस प्राइस में आया उतना ही डिफरेंस डिमांड में आया। ये प्राइस में कम चेंज आया लेकिन डिमांड में ज्यादा आया, प्राइस में ज्यादा आया डिमांड में कम चेंज आया, प्राइस में कोई चेंज नहीं आया डिमांड में चेंज आया, प्राइस में चेंज आया लेकिन डिमांड में कोई चेंज नहीं आया। तो इस तरीके से ये 5 इलास्टिसिटी होती है स्टूडेंट्स, लेकिन जो हमारे सिलेबस में है वो 3 इलास्टिसिटी है। 3 इलास्टिसिटी में एक तो है ये वाली कंडीशन जो हम सिलेबस में पढ़ेंगे कि व्हेन देयर इज अ चेंज इन द प्राइस बट देयर इज नो चेंज इन द डिमांड। सेकंड कंडीशन हम अपने सिलेबस में पढ़ेंगे व्हेन देयर इज अ चेंज इन डिमांड बट देयर इज नो चेंज इन प्राइस। ठीक है, एक हम पढ़ेंगे लास्ट कंडीशन व्हेन देयर इज इक्वल चेंज इन द प्राइस एंड डिमांड। ये दो कंडीशन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है लेकिन मैंने आपको फिर भी बता दिया है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है कि कौन सी 5 कंडीशंस बनी प्राइस में? किसी को भी इज देयर एनी डाउट स्टूडेंट्स? नहीं है तो फिर मैं आगे इसको ग्राफिकली समझाना स्टार्ट कर देती हूँ। देखिए, अब सबसे पहली कंडीशन आती है सिचुएशन 1, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। ये लाइन जो होती है ये हॉरिजॉन्टल होती है, ये लाइन जो होती है वर्टिकल होती है, ये हम सबको पता है। तो इस जब हमारा ग्राफ इस शेप में जा रहा होता है इसको हॉरिजॉन्टल बोला जाता है। और इसको हॉरिजॉन्टल क्यों बोला जा रहा है, यहाँ देखो प्राइस 4 रुपीज ही है, सिंपल एक ही लाइन जा रही है प्राइस 4 रुपीज की, लेकिन डिमांड फ्लक्चुएट हो रही है। पहले डिमांड 10 यूनिट्स थी, फिर डिमांड 20 यूनिट्स हुई, फिर डिमांड 30 यूनिट्स हुई, लेकिन तीनों डिमांड में प्राइस से कोई फर्क नहीं पड़ा। प्राइस 4 रुपीज ही यहाँ पर था, 4 रुपीज ही यहाँ पर था, 4 रुपीज ही यहाँ पर था। तीनों कंडीशन में प्राइस वाज सेम बट द क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस। अब ये क्वांटिटी डिमांड जो चेंज हुई उसके रीजन हो सकते हैं कि प्राइस उतना ही है लेकिन डिमांड चेंज हो गई, तो लोगों का टेस्ट चेंज हो गया, प्रेफरेंसेस चेंज हो गए, कंपनी के लिए उसकी थिंकिंग चेंज हो गई, परसेप्शन चेंज हो गया, और नए नए कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स आने लग गए मार्केट में जो उनको ज्यादा अच्छे लगने लग गए। तो कोई भी रीजन हो सकता है, लेकिन कंडीशन जब देयर इज नो चेंज इन प्राइस, आप चाहो तो अगर आपके पास बुक है तो यहाँ पर साइड में लिख दो नो चेंज इन प्राइस बट क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस। जब प्राइस में कोई चेंज नहीं होता लेकिन फिर भी हमारी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होती है तो उसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, और वी कैन से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डिमांड देखो इलास्टिक है, डिमांड शिफ्ट हो रही है, चेंज हो रही है। तो जब कोई चीज चेंज होती है या शिफ्ट हो जाती है उसको हम इलास्टिक बोलते हैं। इलास्टिक जो वर्ड है आपने सुना होगा पहले भी, द थिंग्स व्हिच कैन इजीली मूव is considered as an elastic। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिमांड क्या हो रही है, मूव हो रही है प्राइस के बिना चेंज से, इसीलिए हम इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व, परफेक्टली इलास्टिक। आपसे पूछा जा सकता है कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व क्या होता है, तो आपको यही बताना है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन कर्व जो है। ठीक है, यहाँ पर ईडी की जो वैल्यू होगी, ये पॉइंट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। यहाँ पर जो ईडी की वैल्यू होती है वो इन्फिनिटी होती है। क्यों? क्योंकि चेंज इन प्राइस तो है ही नहीं। अब आप खुद सोचो, मैंने जब आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के क्वेश्चन बताए थे तो मैंने बताया था आपको ईडी कैलकुलेट करना है तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस लेते हो आप, है ना। तो अब जब प्राइस में कोई चेंज ही नहीं है ना, और क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज है, तो यहाँ पर आप ईडी की वैल्यू डिटरमाइन ही नहीं कर सकते, समझ रहे हो ना। तो जब ईडी की वैल्यू डिटरमाइन ही नहीं कर सकते तो उसको हम इन्फिनिटी कंसीडर करते हुए चलेंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? यहाँ पर हमने यही पढ़ा, तो ये कंडीशन इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया हुआ है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व को हम परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व बोलते हैं। यहाँ पर ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटी होती है। इट इज अ सिचुएशन व्हेन इवन अ स्लाइटेस्ट राइज इन प्राइस लीड्स टू जीरो डिमांड फॉर द कमोडिटी। ठीक है, यहाँ पर इलस्ट्रेशन में गिवन है, मतलब बहुत ही रेयर चेंज अगर हुआ भी, ठीक है, प्राइस में, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ा, प्राइस विल रिमेन द सेम एंड द क्वांटिटी डिमांडेड विल ऑटोमेटिकली चेंज्ड, राइट। इसी की जस्ट अपोजिट कंडीशन आ जाती है वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में। यहाँ पर कौन सी लाइन थी, हॉरिजॉन्टल लाइन थी, मतलब प्राइस कांस्टेंट था, डिमांड चेंज हो रही थी। यहाँ पर डिमांड कांस्टेंट है, प्राइस चेंज हो रहा है। तो ये जो दो कंडीशन बताई थी मैंने आपको, प्राइस में चेंज, डिमांड में नो चेंज, तो
ये तो हो गई वर्टिकल की कंडीशन। और प्राइस में नो चेंज लेकिन डिमांड में चेंज, ये हो गई हॉरिजॉन्टल कंडीशन। तो हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं कि पहली कंडीशन जो हमने कंप्लीट करी दैट इज, फर्स्ट कंडीशन जो हमने पढ़ी वो पढ़ी हॉरिजॉन्टल इलास्टिसिटी। इसको हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिक डिमांड, राइट। इसको हम परफेक्टली इलास्टिक डिमांड या हॉरिजॉन्टल डिमांड कब बोलेंगे? इसका ग्राफ आप कैसे शो करेंगे? इस तरीके से लाइन बनाकर जब आप ये शो करेंगे दैट द प्राइस इज कांस्टेंट, बट पहले डिमांड इतनी थी, फिर डिमांड कम भी हुई और डिमांड बढ़ी, राइट। दिस इज द प्राइस, दिस इज द क्वांटिटी, दिस इज द Q1, दिस इज द Q2। आप इस तरीके से शो कर सकते हैं। तो यहाँ क्या दिखा रहे हैं हम कि प्राइस क्या है? कांस्टेंट। और यहाँ पर आप जरूर लिखेंगे दैट हियर ED इज इक्वल्स टू इंफिनिटी। यहाँ पर जो ED की वैल्यू होगी वो क्या होगी? इंफिनिटी होगी, ठीक है। यहाँ पर इसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना चाहें तो ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नो चेंज इन प्राइस बट क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस। फर्स्ट कंडीशन समझ में आई? हॉरिजॉन्टल या परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या होगी? इसमें मेन बात आपको यही याद रखनी है कि प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा, डिमांड चेंज होगी। यहाँ पर ED की वैल्यू इंफिनिटी होगी, ठीक है। और इसको हम परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के नाम से जानते हैं। इज इट क्लियर बेटा? कुछ भी पूछना है तो यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग। No doubts. Okay. So I think I should move to the second condition. So ये फर्स्ट कंडीशन थी जिसको हमने हॉरिजॉन्टल और परफेक्टली इलास्टिक डिमांड बोला। दूसरी कंडीशन जो है इसको हम बोलते हैं वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, या फिर ये परफेक्टली इलास्टिक थी और ये हो जाएगी परफेक्टली इन इलास्टिक, क्योंकि ये इसके अपोजिट है ना बिल्कुल। तो इसको हम बोलेंगे, जस्ट वेट, यस, इसको आप बोलेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, जस्ट अपोजिट ऑफ परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक में हमने पढ़ा था कि नो चेंज इन प्राइस बट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ED इज इक्वल्स टू इंफिनिटी। और इसको परफेक्टली इलास्टिक बोलते थे, इसको हम परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड बोलेंगे। यहाँ पर कैसे हम ग्राफ बनाएंगे? यहाँ हमें ये शो करना है कि देयर इज अ चेंज इन प्राइस बट द डिमांड विल रिमेन द सेम, जैसे कि सॉल्ट का एग्जांपल हमने दिया था। तो यहाँ हम डिमांड शो कर रहे हैं, डिमांड कांस्टेंट है, प्राइस पहले 4 रुपीज था, फिर 2 रुपीज भी होके देख लिया, 6 रुपीज भी होके देख लिया। ये प्राइस है P, P1, P2, बट डिमांड रिमेन्स सेम। यहाँ पर जो ED की वैल्यू होती है वो होती है 0। यहाँ ED की वैल्यू क्यों होती है 0? फॉर्मूले में आप लगाओगे तो जब आपका क्वांटिटी डिमांडेड की वैल्यू कुछ नहीं दे रखी और प्राइस की वैल्यू चेंज हो रही है तो वहां पर आप उसको निकालोगे तो वो 0 ही कंसीडर होगी, ठीक है। क्लियर? दोनों कंडीशन, फर्स्ट इज हॉरिजॉन्टल और परफेक्टली इलास्टिक डिमांड वेयर ED इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, और उसका ग्राफ हम ऐसे बनाएंगे। दूसरी कंडीशन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, इसको हम बोलेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, जहां पर हम ये शो करेंगे कि डिमांड कांस्टेंट है, प्राइस चेंज हो रहा है। जस्ट अपोजिट है फर्स्ट वाली के सेकंड वाली कंडीशन। क्लियर बेटा? If you people have any doubt, you cannot unmute yourself, but you can raise your hand so that I can easily solve your problem. जो भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है you can directly ask. नहीं तो मैं क्वेश्चंस पूछूंगी और फिर मुझे आंसर नहीं मिला तो फिर मैं उसके मार्क्स डिडक्ट करूंगी आगे चलो। ओके, नाउ द थर्ड कंडीशन, क्योंकि बाकी के जो दो कंडीशन है मैंने बताया था आपको, ये तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं। जो ये कंडीशन हम ले रहे थे कि प्राइस में ज्यादा चेंज, डिमांड में नो चेंज, प्राइस में कम चेंज और वो डिमांड में ज्यादा चेंज, तो ये दो कंडीशन हम नहीं पढ़ेंगे। थर्ड कंडीशन हम पढ़ेंगे, इसको हम बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड या फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है।
यहाँ पर जो आपकी ईडी की वैल्यू होगी वो इज इक्वल टू 1 आएगा। शायद पहले कोई क्वेश्चन मैंने कराया था तो तनिष्क आंसर्ड मी दिस कि मैम यहाँ पर ईडी यूनिटरी होगा ना, इसको हम यूनिटरी इलास्टिक बोलेंगे। वो कंडीशन तब होती है जब हमारा प्राइस में जितना चेंज आ रहा है उतना ही चेंज डिमांड। अच्छा, मैंने आपको यहाँ पर ये तो बता दिया, इसको मैंने टेबुलर फॉर्म में नहीं बताया, तो मैं इसको आपको टेबुलर फॉर्म में और बता देती हूँ। ठीक है, हॉरिजॉन्टल के केस में हमने ये देखा प्राइस और क्वांटिटी, ये टेबल है। यस, तो यहाँ पर अगर हम इसका टेबुलर प्रेजेंटेशन करेंगे तो ये देखिए आप, ये हॉरिजॉन्टल था, यहाँ हमने क्या देखा था, प्राइस में नो चेंज एंड क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस। तो हम इसको ऐसे दिखा देते हैं, प्राइस पहले 5 था, क्वांटिटी डिमांडेड 10 थी, प्राइस 5 ही रहा, क्वांटिटी डिमांडेड 15। तो इस तरीके से अगर आपको पूछा जाता है कि हॉरिजॉन्टल में टेबुलर प्रेजेंटेशन दिखाइए, तो आप यहाँ क्या दिखा रहे हैं, देयर इज नो चेंज इन द प्राइस बट क्वांटिटी डिमांडेड ऑटोमेटिकली changes due to other reasons। ठीक है, वर्टिकल में हमें क्या दिखाना है, ये P है, ये Q है, प्राइस एंड क्वांटिटी, राइट। तो प्राइस में क्या चेंज आया, यहाँ सॉरी, यहाँ पर हमें क्या दिखाना है, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होना लेकिन प्राइस में चेंज हो रहा है। तो प्राइस 5 था, 5 से 10 हो गया, 10 हो गया, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड 10 थी और 10 ही रही। ठीक है, दोनों का टेबुलर रिप्रेजेंटेशन समझ में आ रहा है डिफरेंस। फर्स्ट वाले में प्राइस में नो चेंज दिखाया हमने, क्वांटिटी में चेंज दिखाया। सेकंड वाले में प्राइस में हमने चेंज दिखाया लेकिन क्वांटिटी में नो चेंज दिखाया। अब जो थर्ड कंडीशन हम पढ़ेंगे उसमें हम दोनों में चेंजेस दिखाएंगे लेकिन द चेंजेस विल बी इक्वल, जिसको हम, इसका जो थर्ड नेम होता है वो होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। पूछा जा सकता है कि कौन सी इलास्टिसिटी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होती है, तो आपको बताना पड़ेगा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड इज कंसीडर एज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जानते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की शेप क्या होती है, व्हाट इज द शेप ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मैंने जब एएफसी पढ़ाया था फिक्स्ड कॉस्ट, मैंने या शायद मंगल सर ने पढ़ाया होगा, मुझे याद नहीं है वो टॉपिक किसने कवर कराया था, तो आपको शेप बताई होगी कि कैसी होती है। हु कैन आंसर दिस, व्हाट इज द शेप ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। शायद ये तो आप लोगों ने 12th 10th में भी पढ़ा होगा मैथ्स में बेटा। नो वन नोज, चलिए मैं बता देती हूँ। जब शेप आपकी ये कर्व है, ठीक है, इस कर्व की शेप इस तरीके से ओरिजिन की तरफ टर्न करते हुए जा रही हो तो इस शेप को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बेटा इकोनॉमिक्स में बिना ग्राफ के आप किसी भी आंसर को शो नहीं कर सकते हैं। श्री जैन इज हियर इन द क्लास, आई गेस ही इज हियर। बेटा आपने 5th चैप्टर के मुझे नोट्स भेजे, वेरी गुड, आपके नोट्स ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी कमी जो उस पूरे चैप्टर में रह गई वो है ग्राफ। पूरी बुक में 5th चैप्टर तो एक ऐसा चैप्टर है जिसमें सबसे ज्यादा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है और बिना ग्राफ के कोई भी आंसर इकोनॉमिक्स में कंप्लीट नहीं माना जाएगा। आप सोचो कि आपसे पूछा गया क्वेश्चन कि हॉरिजॉन्टल इलास्टिसिटी क्या होती है, आपने ग्राफ शो नहीं किया और सीधा सीधा लिख दिया व्हेन देयर इज नो चेंज इन प्राइस बट द क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस इट इज कंसीडर्ड एज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। आई विल नॉट गिव फुल आंसर, फुल मार्क्स ऑन दिस क्वेश्चन। अगर आप ऐसा आंसर लिखते हैं तो मैं बिल्कुल भी उसको कंसीडर नहीं करूंगी। बिना ग्राफ के कोई भी आंसर करेक्ट नहीं माना जाएगा, स्पेशली इन 2 चैप्टर्स में। ये आपका डिमांड हो गया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बल्कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में भी ये सारी चीजें हैं। तो बिना ग्राफ के आपकी कॉपी करेक्शन नहीं होगा। जिसने भी ग्राफ नहीं बनाए हैं कॉपी में उन सबको मैं पहले ही डायरेक्ट कर रही हूँ, आप अभी भी अपने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन पूरी कर लीजिए ताकि मैं इजीली उसको मतलब समझ पाऊँ कि आपने कौन सा चैप्टर उसमें क्या किया है, राइट। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप ये होती है जब आपका ये जो कर्व है ओरिजिन की तरफ शिफ्ट होते हुए जा रहा होता है। तो थर्ड कंडीशन जो है हमारी, जिसको हम यूनिटरी इलास्टिक डिमांड बोलते हैं या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं, वो कंडीशन क्या होती है, वो कंडीशन ये होती है जब आपका ईडी इज इक्वल्स टू 1 होता है, मतलब प्राइस और क्वांटिटी। प्राइस 5 रुपीज था, तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड 10 थी, प्राइस चेंज होके 10 रुपीज हो गया, 5 रुपीज से इंक्रीज हुआ तो ये 5 ही यूनिट्स कम हो गए। इक्वल चेंज आ रहा है, when there is equal change in the quantity demanded and the price of the commodity, so that is considered as a rectangular hyperbola or ED is equals to 1। अब इसका मैं ग्राफ बनाऊंगी इसी वाले डेटा के बेसिस पे।
0 10 तक है हमारा डेटा, तो हम इसको ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्राइस 5 था, क्वांटिटी डिमांडेड 10 थी। ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है। प्राइस 5 था, क्वांटिटी डिमांडेड 10 थी। मैं स्केल से नहीं बना रही हूँ, आप लोग स्केल का यूज करते हुए बनाइएगा, ठीक है। प्राइस 10 रुपीज हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड 5 रह गई, तो प्राइस 10 ये है, क्वांटिटी डिमांडेड ये है। यहाँ से शेप दोगे, वैसे तो आप इसको डाउनवर्ड स्लोपिंग भी दिखा सकते हो, वैसे इसकी जो शेप आएगी, अगर हम कर्वी करके बनाएंगे तो इस तरीके से शेप आएगी। तो ये शेप के बराबर कुछ कुछ इस तरीके की शेप आ रही है जो ओरिजिन के अंदर की तरफ जा रही है। एक कंडीशन हुई जब ओरिजिन के अंदर की तरफ ग्राफ जाएगा, एक कंडीशन होती है जब ऐसे जाती है। पीपीसी में मैंने आपको बताया था, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन एंड कॉन्केव टू द ओरिजिन। तो यहाँ पर ये कंडीशन जा रही है। इस तरीके का स्लोप जब भी होता है तो उसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। एंड हियर the value of ED is equals to 1, right? इसको हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, या फिर इसका एक सेकेंड नेम होता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यहाँ पर इसका नाम यूनिटरी क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ 1 ईडी की वैल्यू 1 आ रही है और 1 का मतलब होता है यूनिट, इसीलिए इसका नेम जो रखा हुआ है वो यूनिटरी इलास्टिक रखा हुआ है। इसका नेम परफेक्टली इलास्टिक क्यों रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर डिमांड क्या है, इलास्टिक है, चेंज हो रही है। यहाँ पर इसका नेम परफेक्टली इनइलास्टिक क्यों रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ डिमांड बिल्कुल चेंज नहीं हो रही। तो जब कोई चीज चेंज नहीं होगी तो वो इनइलास्टिक है, जब कोई चीज चेंज हो सकती है तो वो इलास्टिक है। और जब उसकी यहाँ पर उसकी वैल्यू 1 आ रही है तो उससे हमने उसका नेम डिनोट कर दिया कि ये इसको हम बोलेंगे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, क्योंकि यहाँ पर ईडी की वैल्यू 1 है, दैट इज इक्वल्स टू 1, 1 इज इक्वल्स टू यूनिट, तो यहाँ पर हमने इसको यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? क्या तीनों कंडीशन आपको क्लियर है? किसी को भी बेटा कुछ भी पूछना हो तीनों कंडीशन में? यस अनुष्का, लेट मी अनम्यूट यू बेटा। यस मैम ईडी की वैल्यू 1 कैसे है? ईडी की वैल्यू 1 ऐसे है, जब हम इसको हम कैलकुलेट करते हैं, ये गिवन है आपको, ठीक है कंडीशन। अब जरा आपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के क्वेश्चंस किए थे, फॉर्मूला बताओगे मुझे क्या था उसमें? चेंज इन क्वांटिटी अपॉन, व्हाट वाज द फॉर्मूला? चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी इनटू पी अपॉन क्यू, आई गेस, राइट? हाँ ये क्वेश्चन था, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन पी इनटू पी अपॉन क्यू, ऐसे ही करते थे हम। तो हम अभी यहाँ पे निकालते हैं, हमें पता चल जाएगा कि यहाँ इज इक्वल टू 1 क्यू है। प्राइस 5 रुपीज था, 10 रुपीज हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड 10 था, 5 हो गया। चेंज इन प्राइस कितना आया? 5 रुपीज। चेंज इन क्वांटिटी कितना आया? 5 रुपीज। 5 अपॉन 5 इनटू प्राइस कितना था हमारा? सिंपल सी बात, यहाँ पर हम ये भी ले सकते हैं कि चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी हम लेंगे, यहाँ पे 5 आया, यहाँ पे 5 आया, 5 अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। सिंपल, इसको भी हम ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। That is why we can say that here ED is equals to 1 when there is equal change। जब equal change हो रहा है तो उसको 1 की ही उसमें कंसीडर किया जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ 5 upon 5 is equal to 1। Any other question बेटा? यहाँ पर देखो ये गिवन भी है, इसमें आप देखोगे तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ना, तो इसमें दो कंडीशन है, इलास्टिक होगा तो नहीं, इन्होंने वो वाली कंडीशन बता दी है, चलो ये मैं भी आपको बताती हूँ। यहाँ पर ईडी इज इक्वल टू 1 है, तो जो मैं आपको दो कंडीशंस और बता रही थी स्टूडेंट्स, कि दो कंडीशन और होती हैं जब प्राइस में ज्यादा चेंज हो या क्वांटिटी डिमांडेड में कम चेंज हो, एंड वाइस वर्सा कंडीशन। तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे देखो दे रखा है इलास्टिक एंड इनइलास्टिक डिमांड। Demand for a commodity is often categorized as elastic and inelastic. Demand for a commodity is elastic if ED is greater than 1. अब क्या होता है, जब प्राइस में बहुत थोड़ा सा चेंज आया, ठीक है, लेकिन डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आ गया, जो हमने ये कंडीशन लिखी थी, प्राइस में थोड़ा सा चेंज आया लेकिन डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आ गया, तो इसको हम बोल सकते हैं हियर ED is greater than 1, ठीक है। अभी हमने तीन कंडीशन पढ़ी, एक पढ़ा ED इज इक्वल्स टू इंफिनिटी,
एक हमने कंडीशन पढ़ी ईडी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, एक हमने कंडीशन पढ़ी ईडी इज इक्वल्स टू 0, एक हमने कंडीशन पढ़ी ईडी इज इक्वल्स टू 1। और मैंने जब आपको इलास्टिसिटी पढ़ाया था मैंने बताया था इसकी कंडीशन क्या होगी, इन्फिनिटी से स्टार्ट होगी और 1 और 1 से एक्सीड भी कर सकती है, कंडीशन पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होता है, एक कंडीशन बनी 0, एक बनी 1, एक बनी इन्फिनिटी। ठीक है, तो वन मतलब सॉरी 0 से स्टार्ट हुई चीज और इन्फिनिटी तक गई, तो बीच में 1 आ रहा है। तो एक कंडीशन ये हो सकती है कि ये वैल्यू 1 से कम हो सकती है, एक कंडीशन ये हो सकती है कि ये वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है। तो ऐसे 5 इलास्टिसिटी बनी, ये हमने सिलेबस में पढ़ी, ये हमने सिलेबस में पढ़ी, ये हमने सिलेबस में पढ़ी। ये हमने पढ़ा ईडी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी जो हॉरिजॉन्टल वाला पढ़ा था, ईडी इज इक्वल्स टू 0 हमने पढ़ा जो वर्टिकल वाला पढ़ा था, ईडी इज इक्वल्स टू 1 हमने पढ़ा जो यूनिटरी पढ़ा था। अब एक कंडीशन ऐसा भी तो हो सकता है कि आंसर पॉइंट्स में आ रहा हो 0.2, 0.3, 0.4, 0.8, मतलब वो 1 से कम है लेकिन 0 से ज्यादा है, तो वो कंडीशन होती है परफेक्टली वो सॉरी इन इलास्टिक डिमांड और इलास्टिक डिमांड के अंदर वो वहां पे परफेक्टली वर्ड नहीं लगेगा। इसमें हमने परफेक्टली वर्ड यूज किया था, यहाँ हमने परफेक्टली इनइलास्टिक बोला था, यहाँ हमने परफेक्टली इलास्टिक बोला था। यहाँ हम परफेक्टली नहीं लगाएंगे लेकिन हम इसको इलास्टिक इनइलास्टिक बोलेंगे, और यहाँ पे भी हम परफेक्टली नहीं लगाएंगे लेकिन हम इसको इलास्टिक दिस इज सॉरी दिस इज पेन बंद हो गया, दिस इज कंसीडर्ड एज इनइलास्टिक एंड दिस इज कंसीडर्ड एज इलास्टिक। ठीक है, इस तरीके से आप इसकी पांचों कंडीशंस को इलाबरेट कर सकते हो, लेकिन अगर कंडीशन आती है तो आप प्रॉपरली 3 को ही एक्सप्लेन करना। इफ इन केस आपसे पूछा जाता है कि आपके ईडी की वैल्यू 0.8 है तो उस कंडीशन में हम इलास्टिसिटी कौन सी कहेंगे, उस कंडीशन में हम उसको इनइलास्टिक कहेंगे, परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं कहेंगे, इनइलास्टिक कहेंगे। ठीक है, इज इट क्लियर बेटा? नाउ कम्स टू द होमवर्क, जो क्वेश्चंस मैंने आपको कल दिए थे 1 to 20 जो पीछे पेज नंबर 422 पे थे, कोई मुझे बताएगा कि उसमें किसी ने किए या किसी को कोई डाउट अराइज हुआ? एनी ऑफ यू कोई क्वेश्चन बेटा इसका आपको पूछना हो तो वो डिस्कस कर लेते हैं अब हम। आई गेस किसी ने होमवर्क किया ही नहीं। चलिए, नाउ आई एम गिविंग यू द क्वेश्चन, जस्ट अभी पेपर कॉपी निकाल लीजिए। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट डाउन द क्वेश्चन। प्राइस, क्योंकि आपकी बुक में नहीं होगा शायद, अगर नई वाली बुक है तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज फाउंड टू बी -2। okay, I can show you the picture rather better. Price elastic, this question number 4, price elasticity of demand is found to be -2. Price falls from 10 units to 8 rupees per unit. Find the percentage increase in quantity demand. Find the percentage increase in quantity demand. ED given है 2%, प्राइस गिर रहा है 10 रुपए से 8 रुपए। आपको चेंज, ये शायद क्वेश्चन कल कराया था मैंने, यस एकांश मैम 40%। ओके, ये शायद कल क्वेश्चन कर चुके थे हम एकांश, आई गेस Yes, वही है ma'am. क्या? हाँ चलिए ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ये वाला आप छोड़ दीजिए यहीं पर ही, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। दिस क्वेश्चन, when price of good rises from 20 rupees per unit to 23 rupees per unit, प्राइस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, पहले 20 था अभी 23 हो रहा है। डिमांड फॉल हो रही है 30% से, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताइए मुझे। Yes, Ekansh, you've done. मैम इसमें 2023 हो रहा है तो मैम 15% का चेंज आ रहा है। ठीक है, तो मैम 30% का मैम क्वांटिटी में चेंज आया, 30/50 2 हो जाएगी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, परफेक्ट, वेरी गुड। बाकी किसी को नहीं आता, समझ नहीं आया? एनीवन एल्स?
Now one more question. Price of the commodity increases from 60 to 50 to 60 units. अब मुझे आंसर किसी और स्टूडेंट से चाहिए। कांच ने 2 आंसर्स दे दिए हैं, उसको आ गया है, बाकी भी मुझे पता चलना चाहिए कि आप क्लियर हुआ है या नहीं। प्राइस 50 रुपीज से 60 रुपीज पर यूनिट हो रहा है। क्वांटिटी डिमांडेड इनिशियली वाज 200 यूनिट्स. What should be the new quantity so that elasticity of demand is established to be unitary? अब यहाँ क्वेश्चन समझने की जरूरत है आपको। प्राइस 50 से 60 हो रहा है। इनिशियल डिमांड जो थी, इनिशियल डिमांड का मतलब हो गया पहले वाली डिमांड जो थी वो 200 यूनिट्स थी। आपको नई डिमांड बतानी है और नई डिमांड उस कंडीशन में बतानी है जब ईडी यूनिटरी होगा। अब आप ये खुद लगा दीजिए कि यूनिटरी ईडी कब होता है, मैंने एक्सप्लेन किया है। एकांश डिड दैट, लेकिन अभी पहले मैं किसी और से पूछूंगी, अगर किसी और को नहीं आया देन आई विल आंसर फ्रॉम एकांश। गिविंग यू 2 minutes, do it fast. मैम यस बेटा इशिता बताइए। मैम वीडियो क्लियर नहीं आ रही है, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। या क्वेश्चन इज प्राइस जो है वो 50 रुपीज से 60 रुपीज हुआ, ठीक है। प्राइस जो है पहले 50 था, अभी 60 है। क्वांटिटी डिमांडेड पहले 200 थी, नई वाली हमें नहीं पता। ईडी हमें पता है कि यूनिटरी है। इससे ज्यादा इजीएस्ट फॉर्म में मैं क्वेश्चन को नहीं बता सकती बच्चे। मैम वीडियो क्लियर नहीं आ रही थी। अच्छा, मतलब मैंने क्वेश्चन अभी समझाया, अभी क्लियर हो गया ना? यस यस यस। हाँ बेटा, अब जल्दी से करके दिखाओ। डू इट फास्ट क्योंकि टाइम अप होने वाला है। Yes, Shrishti. Yes, beta, you have done the question. No, ma'am. I want to know the quantity. You want to know the quantity. Quantity is 200 units. Oh, thank you, Initial, ma'am. this is the initial quantity, and new quantity you have to calculate. You have to find it out. Thank you. बेटा जल्दी कीजिए, नहीं तो फिर आंसर एकांश को ही देना पड़ेगा। मैम 160. 160. Who answered this question? मैम इशिता. Ishita. Very good, Ishita. Ekansh, is the answer same? Ekansh? Yes, ma'am. Okay. Now show me, Ishita, where is the solution? आपका प्राइस इतना था, प्राइस में चेंज आया 10 रुपीज से, क्वांटिटी 200 थी। ईडी इज इक्वल टू 1 एंड सी डिवाइडेड बाय क्यू इनटू चेंज इन क्यू इनटू, ठीक है। 40 का चेंज आया, 40 हमने से माइनस कर दिया 200 में से, तो 160। परफेक्ट बेटा, वेरी गुड। थैंक यू मैम। एनीवन एल्स? आप लोगों को बेटा समझ नहीं आ रहा या क्या प्रॉब्लम आ रही है, या कर नहीं रहे हो क्वेश्चंस को? ओके स्टूडेंट्स, आई गेस एकांश आप भी अपना सॉल्यूशन दिखा दो बेटा मुझे एक बार। आपने वैसे ओरली किया है क्या? यस एकांश, ओरल किया है क्या? मैम वो एक्चुअली मैम वो कैमरा काम नहीं कर रहा है इसका। अच्छा चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम। ओके स्टूडेंट्स, आई गेस द टाइम इज ऑलमोस्ट अबाउट टू ओवर, 1 minute इज लेफ्ट। इसके क्वेश्चंस आप जितने आपकी बुक में क्वेश्चंस गिवन है
बेटा जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना क्लियर हो पाएगा कॉन्सेप्ट। तो प्रैक्टिस कीजिए इन क्वेश्चंस की, कोई भी डाउट होता है यू कैन आस्क मी। ओके, हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।